नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम अलग ढंग से सोचें और अपना जीवन बदलें। तो दोस्तों, आज मैंने किताब पढ़ी पोषण चिकित्सा के बारे में। जो बात आपके डॉक्टर को नहीं पता वह आपको मार सकती है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 8. कीमो प्रिवेंशन और कैंसर। मेरे लिए इससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है कि मुझे किसी मरीज को बताना पड़े कि उसे कैंसर है। फिर भी कैंसर एक ऐसा निदान है जिसकी रिपोर्टिंग मुझे अपने काम के नियमित हिस्से के रूप में करनी चाहिए। हमारे देश भर के डॉक्टरों को अपने मरीजों को एक ही भयावह खबर बतानी पड़ती है। इस साल संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.3 मिलियन से ज्यादा नए मामलों का निदान किया जाएगा। न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में फिर से गेंद गिरने से पहले लगभग 550,000 मरीज कैंसर से मर जाएंगे। पिछले 20 वर्षों में कैंसर अनुसंधान पर $25 बिलियन खर्च किए जाने के बावजूद उसी समय अवधि में कैंसर से होने वाली मौतों में वास्तव में वृद्धि हुई है। शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के बीच एक बड़ी चिंता पैदा हो गई है। कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए हमारे दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। लेकिन आप पूछ सकते हैं, क्या शोध ने कुछ बड़ी प्रगति नहीं की है? निश्चित रूप से हमने कुछ सुधार हासिल किए हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए मैमोग्राफी और प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA परीक्षण जैसी प्रगति के माध्यम से कुछ कैंसर का जल्द पता लगाने में सक्षम होने के क्षेत्र में हैं। क्या हम सिर्फ जल्दी पता लगने की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं। इस अध्याय में हम कैंसर अनुसंधान में हुई कुछ नवीनतम प्रगतियों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आप कैंसर होने के जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं। कैंसर और उसके कारण। क्या ऐसा नहीं लगता कि आजकल हम जो कुछ भी करते हैं या खाते हैं उससे कैंसर होता है? सूरज की रोशनी में ज्यादा समय बिताने से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। एस्बेस्टस कर्मचारियों में असामान्य किस्म का कैंसर विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है, जो कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण है। विकिरण चारकोल ड्रैक्ट। हमारे आहार में बहुत अधिक वसा, कीटनाशकों और जैवनाशियों में सैकरीन और कई अन्य रसायन या वे चीजें हैं जो हमारे फेफड़ों के कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ाती हैं। चिमनी साफ करने वालों में कालिख के संपर्क में आने के कारण अंडकोश कैंसर का खतरा बढ़ने की पहली रिपोर्ट के बाद से हम अपने इनसे और अधिक भयभीत हो गए हैं, और यह सही भी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पिछली पीढ़ी की तुलना में आज ज्यादातर लोग ज्यादा रसायनों के संपर्क में आते हैं, और इन सभी कार्सिनोजेंस में एक आम गुण क्या है? आपने सही अनुमान लगाया, वे सभी ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ाते हैं। कैंसर से लड़ने के लिए नई रणनीतियों को समझने की कुंजी यही है। ऑक्सीडेटिव तनाव कैंसर का कारण। कई शोधकर्ताओं ने कैंसर के मूल कारण के बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। दुर्भाग्य से इनमें से कोई भी सिद्धांत कैंसर के पूरी तरह से विविध पहलुओं और मानव शरीर के भीतर रोग के विकास को समझाने में सक्षम नहीं है। इस चिकित्सा पहेली के जवाब में डॉक्टर पीटर कोवासिक ने करंट मेडिसिनल केमिस्ट्री 2001 में एक व्यापक समीक्षा लिखी। वहां उन्होंने कहा, जो अनेक सिद्धांत विकसित किए गए हैं उनमें से ऑक्सीडेटिव तनाव सबसे व्यापक है, और यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है। ये कार्सिनोजेनेसिस कैंसर के विकास से जुड़े अधिकांश पहलुओं को तर्कसंगत और सहसंबंधित कर सकता है। तारांकन। कोवासिक का शोध इस बात का समर्थन करता है कि जब कोशिका के नाभिक के पास अत्यधिक मुक्त कणों को रहने दिया जाता है, तो कोशिका के DNA को काफी नुकसान पहुंच सकता है। नाभिक का DNA विशेष रूप से तब कमजोर होता है जब कोशिका विभाजित हो रही होती है, जिस दौरान DNA स्ट्रैंड शाब्दिक रूप से खुल जाता है और फैल जाता है। शोधकर्ता अब न केवल इस बात की पुष्टि करने में सक्षम है कि मुक्त कण कोशिका के DNA नाभिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं,
बल्कि यह भी कि वे डीएनए के किस स्ट्रैंड को सबसे अधिक बार नुकसान पहुंचाते हैं। जब कार्सिनोजेंस का हमला होता है, तो शरीर की मैश इकाई क्षतिग्रस्त डीएनए की मरम्मत करने में व्यस्त हो जाती है। लेकिन भारी ऑक्सीडेटिव तनाव के समय मुक्त कट्टरपंथी क्षति मरम्मत प्रणाली को प्रभावित करती है और डीएनए के उत्परिवर्तन को जन्म दे सकती है। मुक्त कण डीएनए की आनुवंशिक संरचना को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कोशिका की असामान्य वृद्धि हो सकती है। जैसे जैसे ये कोशिकाएं प्रतिकृति बनाना जारी रखती हैं, यह उत्परिवर्तित डीएनए प्रत्येक नई विकसित कोशिका में ले जाया जाता है। जब कोशिका के डीएनए में ऑक्सीडेटिव स्ट्रीट का और अधिक विभाजन होता है, तो अधिक वेंज होता है। कोशिका अपने आप में से एक को ले लेगी। ये शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने की क्षमता विकसित करती है। मेटास्टेसिस इस प्रकार एक सच्चा कैंसर बन जाता है। रसायन रोकथाम एक बहुस्तरीय प्रक्रिया। सिएटल के एक बायोकेमिस्ट डॉक्टर डोनाल्ड मालिन्स ने स्तन ऊतक के डीएनए में संरचनात्मक परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एक नई विधि की सूचना दी। डीएनए से अवरक्त विकिरण को उछालने वाले एक उपकरण का उपयोग करके और एक परिष्कृत कंप्यूटर के माध्यम से संकेतों का विश्लेषण करके वह मुक्त कणों के कारण डीएनए को होने वाले संरचनात्मक नुकसान का पता लगाने में सक्षम है। शोधकर्ता मालिन्स से सहमत हैं कि कैंसर का विकास एक बहुचरणीय प्रक्रिया है जिसे विकसित होने में आमतौर पर दशकों लगते हैं। वयस्कों में कैंसर को डीएनए के शुरुआती उत्परिवर्तन से लेकर इसके पूर्ण रूप से प्रकट होने तक 20 या 30 साल लग सकते हैं। बच्चों में ये प्रक्रिया अधिक तेजी से आगे बढ़ सकती है क्योंकि उनके सेल टर्नओवर अधिक तेज होते हैं। मैलिन्स ने डीएनए की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे क्योंकि उन्होंने सामान्य स्तन ऊतक से लेकर मेटास्टेटिक स्तन कैंसर तक के सभी विकासात्मक चरणों का अनुसरण किया। डॉक्टर मैलिन्स का मानना था कि ऑक्सीडेटिव तनाव डीएनए को होने वाले इस पूर्वानुमानित नुकसान का कारण था, जिसके कारण अंततः स्तन कैंसर का निर्माण हुआ। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कैंसर इतना अधिक निष्क्रिय जीन का परिणाम नहीं था, जितना कि यह आनुवंशिक क्षति का परिणाम था जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील मुक्त कणों के कारण होता है। पिछले 25 सालों से शोधकर्ताओं का मानना है कि असामान्य जीन ही सभी कैंसर के पीछे की मुख्य वजह है। लेकिन अब शोधकर्ता यह मानने लगे हैं कि कुछ खास जीन वाले व्यक्ति सिर्फ कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरों की तुलना में ऑक्सीडेटिव तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील। ये कई प्रकार के कैंसर के पारिवारिक पैटर्न की व्याख्या कर सकता है। 1 दशक देर से और $1 कम। चिकित्सक आमतौर पर कैंसर का निदान उसके विकास के अंतिम चरण में करते हैं। दुर्भाग्य से जब तक कैंसर इतना विकसित हो जाता है कि लक्षण पैदा हो या एक्सरे पर दिखाई दे, तब तक यह आमतौर पर 10 से 7 साल से अधिक समय तक विकसित हो चुका होता है। डॉक्टर आक्रामक सर्जरी, कीमोथेरेपी और विकिरण जैसी बड़ी बड़ी बंदूकें निकालते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वे अक्सर रोगी की मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। पिछली बार जब मैंने अपने एक मरीज में फेफड़ों के कैंसर का निदान किया था, तो उसके ऑन्कोलॉजिस्ट ने कीमोथेरेपी की सलाह दी थी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से चिकित्सक ने दावा किया था कि वह फेफड़ों के कैंसर को लगभग 40% मामलों में ठीक कर सकता है। मेरे मरीज को आंकड़ों से कुछ हद तक प्रोत्साहन मिला, जब तक कि उसने पूछा कि छूट का वास्तव में क्या मतलब है। ऑन्कोलॉजिस्ट ने उत्तर दिया, यदि कैंसर को सफलतापूर्वक ठीक कर दिया जाता है, तो आपका जीवन लगभग 3 महीने तक बढ़ सकता है। कहने की जरूरत नहीं है, ये वह नहीं था जो मेरे मरीज ने सुनने की उम्मीद की थी। ये कैंसर से पीड़ित अधिकांश लोगों की विशिष्ट, दुखद कहानी है। जब मेरी अपनी मां को हाई ग्रेड ब्रेन ट्यूमर का पता चला, तो रेडिएशन थेरेपिस्ट ने कहा कि इस थेरेपी से उनकी जिंदगी लंबी होने की संभावना सिर्फ 1% है। मेरी इच्छा के विरुद्ध मां ने उपचार करवाया। 6 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई, न केवल कैंसर से बल्कि उन उपचारों से भी जूझने के बाद, जिनसे वे कमजोर और बीमार हो गई थी।
आक्रामक उपचार से जीवन कुछ महीनों से लेकर 1 साल या उससे भी ज्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन हमारे मरीजों और प्रियजनों को मामूली लाभों के लिए जो पीड़ा सहनी पड़ती है, वह उन लोगों के लिए क्रूरता लगती है जिनका जीवन पहले से ही इतना कमजोर है। हम वर्तमान में कैंसर के खिलाफ लड़ाई हार रहे हैं। क्या इसमें कोई संदेह है कि इस घातक बीमारी पर इसके विकास के बहुत पहले के चरणों में हमला किया जाना चाहिए, तभी मौतों की संख्या कम होगी। हमें उम्मीद है आप जानते हैं, कैंसर के विकास में ऑक्सीडेटिव तनाव की भूमिका को समझना हमें रोकथाम और उपचार में कई नई संभावनाएं प्रदान करता है। कैंसर की रोकथाम इक्वल्स कीमो प्रिवेंशन। जैसे जैसे हम कैंसर के मूल कारण को समझना शुरू करते हैं, उपचार के विकल्प उपलब्ध होते जाते हैं। चूंकि कैंसर एक बहुचरणीय प्रक्रिया है जिसे विकसित होने में कई साल लगते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के कई अवसर सामने आते हैं। कैंसर के शुरुआती चरणों में हम मुख्य रूप से डीएनए नाभिक के भीतर ही परिवर्तन देखते हैं। डीएनए के मुक्त कट्टरपंथी हमले के माध्यम से होने वाले उत्परिवर्तन प्रत्येक बाद की कोशिका में जाते हैं क्योंकि यह प्रतिकृति बनाता है। अंततः कोशिका को होने वाले नुकसान के कारण एक नैदानिक रूप से विकसित होता है। यह मुक्त कण डेंस है जिसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि ब्लेज पहला व्यावहारिक फ्रैंक घातक या कैंसर है जिसमें शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने की क्षमता होती है। कैंसर के अंतिम चरण में उपचार के साथ हमला करने से अलग, कीमो रोकथाम कैंसर को उसके शुरुआती चरणों में विकसित होने से रोकने पर जोर देती है। याद रखें, संतुलन ही कुंजी है। यदि हमारे पास पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध हैं, तो ऑक्सीडेटिव तनाव नहीं होता है और नाभिक का डीएनए प्रारंभिक क्षति से सुरक्षित रहता है। फायरप्लेस के रूपक की फिर से कल्पना करें। जब एक स्क्रीन जगह पर होती है तो राख कालीन पर नहीं निकल सकती। कीमो प्रिवेंशन का उद्देश्य कोशिका को पहले से हो चुके नुकसान को उलटना भी है। जैसा कि आपने अध्याय 4 में सीखा, शरीर में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है। मैश इकाई को याद रखें। आइए अब हम कीमो प्रिवेंशन के 3 नियोजित चरणों में कैंसर से लड़ने की रणनीति पर ध्यान से विचार करें और प्रत्येक का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। कीमो प्रिवेंशन चरण 1, जोखिम कम करना। कैंसर की रोकथाम में पहली रणनीति स्पष्ट लग सकती है। जब भी संभव हो, कार्सिनोजेंस, ऐसे रसायन जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं, के संपर्क को खत्म करें या कम से कम करें। हालांकि यह स्पष्ट प्रतीत होता है, ये चरण कहने में जितना आसान है, करने में उतना आसान नहीं है। कैंसर के अपने जोखिम को कम करने के लिए आपको तुरंत कदम उठाने चाहिए। 1. धूम्रपान बंद करें। सिगरेट का धुआं सबसे शक्तिशाली कार्सिनोजेन है जिसके संपर्क में हम में से कई लोग आते हैं। हालांकि निकोटीन बहुत ज्यादा नशे की लत है, लेकिन हमें शरीर से इसे और सिगरेट के धुएं में मौजूद सभी कार्सिनोजेंस को निकालने के लिए संघर्ष करना चाहिए। धूम्रपान करने वालों के शरीर में फ्री रेडिकल्स की संख्या में जबरदस्त वृद्धि होती है, और हालांकि कुछ हद तक द्वितीयक धुआं भी ऑक्सीडेटिव तनाव का एक महत्वपूर्ण कारक है। 10. 2. सूर्य की रोशनी में कम से कम निकले। UVA और UVB पराबैंगनी प्रकाश एक जाना माना कैंसरकारी तत्व है। मैं दृढ़ता से सलाह देता हूं कि ऐसे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें जो दोनों से सुरक्षा प्रदान करता हो। यह एक ऐसा अनुशासन है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा करें। वसा एकला विशेष रूप से जब भोजन में दूर सेवन एंटीऑक्सीडेंट के क्यूआडा प्रेरित करने के लिए जाना जाता है कि भोजन ऑक्सीडा प्रेरित करने के लिए हमें संतृप्त वसा का सेवन कम करना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम प्रत्येक दिन फाइबर और फलों और सब्जियों का सेवन करें और अधिक से अधिक हम फाइबर के ग्राम को कवर करते हैं। आपने ये सब पहले सुना होगा, लेकिन % से भी कम इस सलाह का पालन करते हैं। कैनिनोजेंस के प्रति सचेत रहें।
जब भी संभव हो अपने घर के वातावरण से विकिरण, कीटनाशक, शाकनाशी, एस्बेस्टस, चारकोल, कालिख इत्यादि जैसे कैंसर पैदा करने वाले कारकों के संपर्क को कम करने के लिए कार्रवाई करने का चुनाव करें। एक सिद्धांत जिसे आप समझना सीखेंगे वही ये है कि अगर हम इन सभी कार्सिनोजेंस के संपर्क में आने से बचें, तो हम अपने शरीर के लिए लड़ने के लिए कम मुक्त कण पैदा करेंगे। उदाहरण के लिए, मेरे लिए एक ऐसे मरीज को पोषण संबंधी दवा के साथ स्वस्थ आहार खाने की सलाह देना मुश्किल है जो दिन में 2 पैकेट सिगरेट पीता है। मुझे पता है कि इसका असर कम से कम होगा, और जब तक वह धूम्रपान बंद नहीं करता, कैंसर के जोखिम को कम करने की संभावना निश्चित रूप से कम हो जाएगी। कीमोप्रिवेंशन चरण 2, शरीर के एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षा प्रणाली को अधिकतम करें। पर्यावरण में मौजूद सभी कार्सिनोजेंस और रसायनों के संपर्क से बचना संभव नहीं है। हमें अभी भी इस दुनिया में रहना है। वहाँ क्या हो सकता है कि डर से झिझकना हमें केवल एक पूर्ण और भरपूर जीवन से वंचित करेगा। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं, केवल ये तथ्य कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हमें ऑक्सीडेटिव तनाव के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम में डालता है। इसलिए सबसे अच्छी रणनीति छिपना नहीं है, बल्कि अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा को अधिकतम करना है। और यह एक स्वस्थ आहार खाने से शुरू होता है। यह तर्कसंगत लगता है कि यदि ऑक्सीडेटिव तनाव वास्तव में कैंसर का कारण है, तो मुक्त कणों को वापस संतुलन में लाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कैंसर के जोखिम को कम करेंगे। यह तर्क सत्य साबित होता है। कैंसर अनुसंधान विशेषज्ञ डॉक्टर ग्लेडिस ब्लॉक ने आहार और कैंसर पर दुनिया भर के 172 महामारी विज्ञान अध्ययनों की समीक्षा करते समय इस सटीक तर्क का पालन किया। डॉक्टर ब्लॉक ने एक सार्वभौमिक और सुसंगत खोज की, जिन व्यक्तियों ने फलों और सब्जियों एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य स्रोत का सबसे अधिक सेवन किया, उनमें लगभग हर तरह के कैंसर के विकास का जोखिम काफी कम हुआ। अधिकांश कैंसर विकसित होने का जोखिम उन लोगों के लिए 2 से 3 गुना कम था, जिन्होंने सबसे अधिक सेवन किया था। फलों और सब्जियों का सेवन करने वालों की तुलना में सबसे कम सेवन करने वालों में कैंसर का जोखिम 2 गुना होता है। इसके विपरीत भी सच है। डॉक्टर ब्रूस एम्स, एक अग्रणी अमेरिकन मेडिकल जर्नल के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि जो व्यक्ति कम से कम मात्रा में फल और सब्जियां खाते हैं, उनमें कैंसर का जोखिम उन लोगों की तुलना में 2 गुना होता है जो अधिक मात्रा में फल और सब्जियां खाते हैं। प्रतिदिन केवल 5 से 7 बार फल और सब्जियां खाने से हम लगभग हर तरह के कैंसर के जोखिम को आधे से कम कर सकते हैं। आपके शरीर की सबसे अच्छी सुरक्षा एक अच्छा आहार है। डॉक्टर कुछ नहीं कहते। आपके शरीर को ईंधन और खुद को फिर से भरने के लिए जिस आहार की आवश्यकता है, उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? एक सिद्धांत जिस पर आप मुझे बार बार जोर देते हुए सुनेंगे, वह यह है कि यदि आप पोषण संबंधी पूरक का उपयोग करना चुनते हैं, तो आपको एक अच्छे आहार का पूरक होना चाहिए, न कि एक खराब आहार का। एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में पहला कदम उच्च फाइबर, कम वसा वाला आहार खाना है, जो मुख्य रूप से फलों और सब्जियों से बना हो, लेकिन हमें कीमोप्रिवेंशन का अभ्यास करने के लिए और अधिक की आवश्यकता है। चिकित्सा अनुसंधान ये प्रदर्शित करने लगा है कि हमारे आहार में पूरक के रूप में एंटीऑक्सीडेंट लेना कीमोप्रिवेंशन में बहुत महत्वपूर्ण है। अध्ययनों से पता चलता है कि 20 सप्ताह की अवधि में विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन के साथ एक अच्छे आहार का पूरक धूम्रपान करने वालों और धूम्रपान न करने वालों दोनों के डीएनए को ऑक्सीडेटिव क्षति में महत्वपूर्ण कमी लाता है। विटामिन ई व्यायाम से प्रेरित डीएनए क्षति से भी बचाता है। कीमोप्रिवेंशन चरण 3, शरीर की मरम्मत प्रणाली को सशक्त बनाना। कीमोप्रिवेंशन के चरण आए और चरण 2 में हम मुख्य रूप से शरीर द्वारा संभाले जाने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव की मात्रा को कम करने और कोशिका के डीएनए पर इस तरह के तनाव को रोकने के लिए पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करने के बारे में चिंतित थे।
चरण 3 में हम शरीर की अद्भुत मरम्मत प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जब पर्याप्त पोषक तत्वों के साथ मिलकर कोशिका को महत्वपूर्ण क्षति की मरम्मत करने में सक्षम बनाया जाएगा। पहले ही घटित हो चुका है। कैंसर से पहले के घाव या वृद्धि हमें कीमो प्रिवेंशन में एंटीऑक्सीडेंट के उपयोग के बारे में एक अनूठी जानकारी प्रदान करते हैं। शरीर के अंदर इन ट्यूमर का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन कई अध्ययनों ने शरीर की सतह पर ऐसे ट्यूमर का पता लगाया है। ऐसे अध्ययन मुख्य रूप से ल्यूकोप्लाकिया को देखते हैं, जो तंबाकू चबाने वालों के मुंह के अंदर पाया जाने वाला एक कैंसर से पहले का ट्यूमर है, और सर्वाइकल डिस्प्लेसिया गर्भाशय ग्रीवा की सतह पर होने वाला कैंसर से पहले का ट्यूमर है। हमें उम्मीद है कि इन ट्यूमर पर विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट के उपयोग को देखकर हम पहले से ही क्षतिग्रस्त डीएनए पर संभावित प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। याद रखें, कैंसर एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है, और यहां तक कि कैंसर से पहले के ट्यूमर भी अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था में। बहुस्तरीय प्रक्रिया में अगला चरण वास्तविक कैंसर का विकास है। जैसा कि आप माओप्लाकिया करते हैं, कई स्टूडेंट्स ने ल्यूकोप्लाक के रोकथाम उपचार में रुचि दिखाई है। कोरल अध्ययनों ने इंटोबेवेशन को दिखाया है और पीएचई एंटीऑक्सीडेंट के स्तर का इलाज किया है। नतीजतन सबसे अधिक लेचियस वाले लोगों में भी ल्यूकोप्लाक विकसित होने का सबसे कम जोखिम होता है। डॉक्टर हरिंदर गरेवाल ने एंटीऑक्सीडेंट के प्रभाव पर एक समीक्षा लेख लिखा। ये लेख कीमो प्रिवेंशन के तीसरे चरण के लिए मील का पत्थर है। उनके निष्कर्षों से यह उम्मीद जगी है कि एंटीऑक्सीडेंट न केवल कैंसर के विकास की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, बल्कि वे वास्तव में शरीर की मरम्मत प्रणाली को कोशिका क्षति को उलटने के लिए सशक्त बना सकते हैं। मैंने बॉक्स में उनके द्वारा अध्ययन किए गए कई नैदानिक परीक्षणों का संक्षेप में वर्णन किया है। यहाँ उन अध्ययनों की सूची दी गई है जिनमें कैंसर पूर्व घावों वाले रोगियों में पोषण संबंधी पूरकों के उपयोग का उल्लेख है। 1. भारत में एक अध्ययन में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन का प्रयोग किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि प्लेसिबो समूह की तुलना में ल्यूकोप्लाकिया में 10 गुना अधिक दर से पूर्ण निवारण हुआ। 2. केवल बीटा कैरोटीन का उपयोग करने वाले एक पायलट अध्ययन में 71% रोगियों में ल्यूकोप्लाकिया की कोशिकाओं में सुधार होकर उन्हें सामान्य कोशिकाओं में परिवर्तित कर दिया गया। 3. संयुक्त राज्य अमेरिका में चल रहे एक अध्ययन में रोगियों को बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और विटामिन ई का संयोजन दिया गया। शोधकर्ताओं ने 60% की प्रतिक्रिया दर देखी। असामान्य प्रीकैंसरस कोशिकाएं वापस सामान्य कोशिकाएं बन गईं। 4. चल रहे बहुसंस्थागत अमेरिकी परीक्षण में मरीजों को केवल बीटा कैरोटीन दिया गया, उनकी प्रतिक्रिया दर 56% थी। 5. मौखिक कैंसर को प्रेरित करने वाले नर हैमस्टर्स के साथ किए गए एक अध्ययन में बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, ग्लूटाथियोन और विटामिन सी का संयोजन और अकेले दोनों तरह से उपयोग करने पर विचार किया गया। प्रत्येक समूह में महत्वपूर्ण सुधार हुआ, हालांकि संयोजन प्राप्त करने वाले समूह के अब तक के सबसे अच्छे परिणाम थे। ये केवल एक अतिरिक्त प्रभाव नहीं था क्योंकि अधिक से अधिक एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया गया था, बल्कि पूरक के एक साथ काम करने के सहक्रियात्मक प्रभाव के परिणाम थे। सर्वाइकल डिस्प्लेसिया एक और कैंसर पूर्व ट्यूमर है जो शरीर के चेहरे पर होता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि बीटा कैरोटीन और विटामिन सी के कम स्तर वाले व्यक्तियों में सर्वाइकल डिस्प्लेसिया का जोखिम काफी बढ़ जाता है। वास्तव में बीटा कैरोटीन के सबसे कम स्तर वाली महिलाओं में उच्चतम स्तर वाली महिलाओं की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक जोखिम था। जिन महिलाओं का प्रतिदिन 30 मिलीग्राम से कम विटामिन सी का सेवन होता था, उनमें सर्वाइकल डिस्प्लेसिया का जोखिम उन महिलाओं की तुलना में 10 गुना अधिक था, जिनकी कमी अधिक थी। अन्य बड़े अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और विटामिन सी की कमी से सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वास्तव में विटामिन सी और बीटा कैरोटीन की भूमिका सर्वाइकल डिस्प्लेसिया को सर्वाइकल कैंसर में बदलने से रोकने में कारगर साबित हुई है।
इसके अलावा कुछ नैदानिक परीक्षणों ने विटामिन सी और बीटा कैरोटीन की भूमिका को उलटने या सर्वाइकल कैंसर में बदलने में दिखाया है। सर्वाइकल डिस्प्लेसिया के जोखिम को पूरी तरह से कम करना। हालांकि चिकित्सा विज्ञान इन विशिष्ट कैंसरों में से प्रत्येक में एक जादुई गोली पोषक तत्व खोजने का प्रयास करता है, एक चिकित्सक के रूप में मैं उन सिद्धांतों को निर्धारित करने का प्रयास करता हूं जो मेरे रोगी के लिए फायदेमंद होंगे। यहाँ बताए गए अध्ययनों जैसे शोध के बाद मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व एक साथ तालमेल में काम करते हैं। जैसा कि मैंने अध्याय 5 में कहा, इसका मतलब है कि हमें न केवल विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता है, बल्कि हमें खनिजों मैंगनीज, जस्ता, सेलेनियम और तांबा और बी विटामिन की भी आवश्यकता है जो उनके एंजाइमेटिक कार्यों का समर्थन करते हैं। मैं ईश्वर द्वारा शरीर में निर्मित की गई उस अविश्वसनीय क्षमता से चकित हूं जो न केवल ऑक्सीडेटिव तनाव से खुद को बचाती है बल्कि कोशिका के डीएनए पर हुए नुकसान की मरम्मत भी करती है। कई चल रहे नैदानिक परीक्षण कार्सिनोजेनेसिस की इस प्रक्रिया को उलटने में एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका को और अधिक निर्धारित करेंगे। इस बीच याद रखें, ल्यूकोप्लाकिया और सर्वाइकल डिस्प्लेसिया कैंसर की बहुचरणीय प्रक्रिया के अंतिम चरण में है, और फिर भी अध्ययन दिखाते हैं कि जब हम इसे कुछ चुनिंदा एंटीऑक्सीडेंट के इष्टतम स्तर प्रदान करते हैं तो शरीर खुद को कैसे ठीक कर सकता है। क्या होगा अगर मुझे पहले से ही कैंसर है? माना कि कीमो प्रिवेंशन थेरेपी वास्तव में ऐसे व्यक्तियों के लिए मौजूद है जिन्हें अभी तक पूर्ण विकसित कैंसर नहीं हुआ है, और कैंसर के लिए मानक थेरेपी हमेशा आशाजनक नहीं लगती। इन थेरेपी में सर्जरी जब संभव हो शामिल है। कीमोथेरेपी और फेफड़े, स्तन, बृहदांत्र आदि में पाए जाने वाले कैंसर जैसे ठोस ट्यूमर के लिए विकिरण चिकित्सा अनुसंधान प्रयासों के बावजूद ये थेरेपी एक पठार पर पहुंच गई हैं। बुरी खबरें जारी हैं। देश में इलाज की दर में वृद्धि के प्रमाण के हॉजकिन के लिम्फोमा, बचपन के ल्यूकेमिया और वृषण कैंसर के उपचार के परिणामस्वरूप माध्यमिक कैंसर के विकास का दर बढ़ रहा है। अच्छी खबर यह है कि चिकित्सा अनुसंधान एंटीऑक्सीडेंट और सहायक पोषक तत्वों के मिश्रण के साथ पूरकता के विचार का समर्थन करना शुरू कर रहा है। यह मिश्रण वास्तव में पारंपरिक कीमो और विकिरण चिकित्सा को बढ़ा सकता है जबकि साथ ही सामान्य कोशिकाओं को विषाक्त प्रभावों से बचा सकता है। किम्बली की कहानी। किम्बली कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में वेस्टमोंट कॉलेज में अपने चौथे वर्ष में थी, संचार कला में अपनी डिग्री की ओर काम कर रही थी जब उसे पेट में तकलीफ और मूत्राशय में दबाव महसूस हुआ। वह कैंपस डॉक्टर के पास गई, जिसने उसे मूत्राशय में संक्रमण होने का निदान किया और कुछ एंटीबायोटिक्स निर्धारित किए। लेकिन किम्बली की हालत बिगड़ती गई। उसे पेट में दर्द, मतली और उल्टी बढ़ने लगी। लेटते समय उसे अपने पेट के निचले हिस्से में एक गांठ महसूस हुई। जाहिर है कि इससे वह बुरी तरह डर गई और वह तुरंत अपने डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर ने उसकी दोबारा जांच की तो उसे अंगूर के आकार का एक पिंड महसूस हुआ। उन्होंने CA-125 नामक रक्त परीक्षण करवाया, जो स्त्री रोग संबंधी कैंसर और आंत्र कैंसर के लिए एक कैंसर मार्कर है। किम्बली का मार्कर बहुत अधिक था और तुरंत सर्जरी निर्धारित की गई। 21 साल की उम्र में किम्बली को डिम्ब ग्रंथि का कैंसर हो गया था। इतनी कम उम्र की महिला के लिए यह एक असामान्य बीमारी थी, इसलिए निदान ने उसे और उसके परिवार को पूरी तरह से चौंका दिया। सर्जरी के बाद सर्जन काफी आशावादी था कि उसने इसे पूरी तरह से हटा दिया है। हालांकि वह हर एहतियात बरतना चाहता था और उसने किम्बली से ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाने का अनुरोध किया। उसके ऑन्कोलॉजिस्ट ने जोर देकर कहा कि वह कुछ भारी कीमोथेरेपी से गुजरे, मुख्य रूप से उसकी कम उम्र के कारण उसके आगे अभी भी बहुत सारा जीवन था। ये लगभग इसी समय था जब किम्बली ने मुझसे परामर्श किया। वह पोषण संबंधी पूरकता के बारे में जानना चाहती थी क्योंकि वह इन उपचारों से गुजर रही थी। उसने एक आक्रामक पोषण संबंधी पूरक कार्यक्रम शुरू किया और अपनी कीमोथेरेपी निर्धारित की।
किम्बर्ली स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थी, भले ही उसके डॉक्टरों ने इसकी जोरदार सिफारिश की थी। वो एक छात्रा थी जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए दृढ़ थी, इसलिए उसने सांता बाबरा में अपनी कीमोथेरेपी उपचार निर्धारित किया, जहां वह संभव होने पर कक्षाओं में भाग लेना जारी रखेगी। युवा संचार प्रमुख ने अपने व्यवहारिक सार के माध्यम से उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और सर्जन ने न केवल उसकी शानदार उपस्थिति पर बल्कि उपचारों पर भी टिप्पणी की। उसके बाल झड़ गए, लेकिन उसने कई कक्षाएं नहीं छोड़ी। उसके अंतिम उपचार के दौरान ऑन्कोलॉजिस्ट ने उसे छोड़ दिया। किम्बर्ली के पास जाकर सीधे पूछा, तुम क्या ले जा रही हो? उसने ऊपर देखते हुए जवाब दिया, तुम्हारा क्या मतलब है? उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आपको कुछ न कुछ लेना ही होगा, क्योंकि मेरे सभी अन्य मरीज वहां उल्टी कर रहे हैं, लेकिन आप यहां टाइम पत्रिका पढ़ रहे हैं। जब उसने उन्हें उन पोषण संबंधी पूरकों के बारे में बताया जो वह आजमा रही थी, तो वह प्रभावित हुए। न केवल उसने अपने उपचारों को अच्छी तरह से सहन किया था, बल्कि उसने उन पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी थी। किम्बर्ली का स्वास्थ्य ठीक बना हुआ है। उसकी कीमोथेरेपी खत्म हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उसके बाल वापस खूबसूरती से उग आए हैं और वह जिंदगी का मजा ले रही है। उसका CA 125 ब्लड काउंट सामान्य बना हुआ है और अब वह साल में सिर्फ 2 बार ही इसकी जांच करवाती है। किम्बर्ली को अपने कैंसर के दोबारा होने का कोई संकेत नहीं मिला है। वे क्यों काम करते हैं? कैंसर विशेषज्ञ और विकिरण चिकित्सक आमतौर पर कैंसर के उपचार प्राप्त करने वाले रोगियों में एंटीऑक्सीडेंट के उपयोग को हतोत्साहित करते हैं। क्यों? चिकित्सक इस संभावना से चिंतित हैं कि एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट कैंसर कोशिकाओं की एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली का निर्माण करेंगे और परिणामस्वरूप उनके उपचार कम प्रभावी हो जाएंगे, क्योंकि उनके उपचार मुख्य रूप से ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। यह एक उचित चिंता है, लेकिन चिकित्सा साहित्य उनकी स्थिति का समर्थन नहीं करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो मेडिकल स्कूल रेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टर केदार प्रसाद और अरुण कुमार और उनके सहयोगियों ने इस चिंता को दूर करने के लिए 70 से अधिक अध्ययनों की समीक्षा की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक कई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की उच्च खुराक, मानक कैंसर चिकित्सा की प्रभावकारिता में सुधार करने में आवश्यक तत्व रखा, जो जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन में छपी। वहां डॉक्टर प्रसाद और कुमार ने कुछ बिखरे हुए अध्ययनों को देखा जो कुछ कीमोथेरेपीटिक उपचारों के साथ पूरक के रूप में एक पोषक तत्व का उपयोग करने के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि जब कई एंटीऑक्सीडेंट की उच्च खुराक एक साथ इस्तेमाल की गई, तो उपचारों में वृद्धि हुई। अब ऐसा क्यों हुआ? एंटीऑक्सीडेंट कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करते हैं। नैदानिक अनुसंधान से पता चला है कि कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं की तुलना में एंटीऑक्सीडेंट को अलग तरीके से ग्रहण करती हैं। सामान्य स्वस्थ कोशिकाएं केवल उतनी ही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और सहायक पोषक तत्व ग्रहण करेगी जितनी उन्हें चाहिए। जब सेलुलर पोषण के सिद्धांतों की बात आती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है। दूसरी ओर कैंसर कोशिकाएं एंटीऑक्सीडेंट और सहायक पोषक तत्वों को अवशोषित करना जारी रखती हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि कब उन्हें छोड़ना है। अत्यधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट का सेवन वास्तव में कैंसर कोशिकाओं को कोशिका मृत्यु के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। एंटीऑक्सीडेंट न केवल कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ लड़ाई में सहायता करते हैं, बल्कि वे विकिरण और कीमोथेरेपी के हानिकारक प्रभावों के खिलाफ स्वस्थ कोशिकाओं की रक्षा में सुधार करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे कोशिकाओं की मदद करते हैं। ये सर्वविदित है कि सामान्य कोशिकाओं पर कीमो और विकिरण चिकित्सा के लगभग सभी हानिकारक दुष्प्रभाव शरीर के अंदर इन उपचारों द्वारा उत्पन्न बढ़े हुए ऑक्सीडेटिव तनाव का परिणाम है। हालांकि जो बात सर्वविदित नहीं है, वो ये है कि जब कोई रोगी एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट की उच्च खुराक लेता है, तो वह सामान्य कोशिकाओं की रक्षा प्रणाली में सुधार करता है, क्योंकि वे इन एंटीऑक्सीडेंट को सामान्य रूप से ग्रहण करते हैं। यह एक सच्ची जीत की स्थिति बनाता है।
कीमो और विकिरण चिकित्सा चरम पर काम कर सकती है, जबकि साथ ही स्वस्थ कोशिकाओं को होने वाले भयानक दुष्प्रभाव और क्षति में काफी कमी आती है। विटामिन ई फेफड़ों, लीवर, किडनी, हृदय और त्वचा को विभिन्न कीमोथेरेप्यूटिक एजेंटों से होने वाले नुकसान से बचाता है। कॉक-10 को एड्रियामाइसिन दवा के कारण हृदय को होने वाले दीर्घकालिक नुकसान से बचाने के लिए दिखाया गया है। बीटा कैरोटीन और विटामिन ए विकिरण और कुछ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंटों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करते हैं। इन सभी एंटीऑक्सीडेंट को कैंसर उपचारों के कारण सामान्य कोशिकाओं को होने वाले डीएनए क्षति से बचाने में मदद करने के लिए दिखाया गया है। मिशेल की कहानी। मिशेल 4 साल की एक खूबसूरत और जीवंत बच्ची थी। उसकी दुनिया प्यार और ढेर सारी हंसी से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके परिवार के सुरक्षित आश्रय को कोई भी नहीं भेज सकता। लेकिन मिशेल की बेफिक्र जिंदगी बदल गई। डॉक्टरों ने पाया कि उसकी पीठ और पेट में जो तकलीफ हो रही थी, वह न्यूरोब्लास्टोमा नामक एक आक्रामक कैंसर की वजह से थी। परिवार तबाह हो गया। निदान के कुछ समय बाद ही मिशेल की खोजपूर्ण सर्जरी की गई। जब सर्जन ऑपरेटिंग रूम से बाहर आया तो परिवार को उसके चेहरे से पता चल गया कि खबर अच्छी नहीं है। उसने उन्हें बताया कि मिशेल का ट्यूमर फैल गया है, जो उसके डायाफ्राम तक फैल गया है और उसके पेट को लपेट लिया है। कोई भी ट्यूमर नहीं था, इसे हटा सकते हैं। मिशेल अपनी खोजपूर्ण सर्जरी से भी ठीक हो गई। उसकी एक वैज्ञानिक टीम ने उसे आक्रामक कीमोथेरेपी देना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी मिशेल के दीर्घकालिक अस्तित्व की संभावनाओं के बारे में रहस्य नहीं था। यह तब था जब मिशेल की मां ने मुझसे परामर्श किया। वह अपनी बेटी को उपचार के संभावित दुष्प्रभावों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहती थी। डॉक्टरों ने सुझाव दिया। हमने मिशेल को उसके डॉक्टर की आपत्तियों के बावजूद एक आक्रामक पोषण पूरक कार्यक्रम पर शुरू किया। मिशेल एक योद्धा थी और उसने अपने पूरकों को ईमानदारी से लिया। उसका उपचार शुरू हुआ और वह उनसे जूझती रही। वह काफी बीमार हो गई, भले ही वह पूरक ले रही थी। क्योंकि उपचार असाधारण रूप से मजबूत थे, इसलिए गंभीर चिंता थी कि वह वास्तव में उनसे बच पाएगी या नहीं। लेकिन बहादुर छोटी मिशेल ने इसे पार कर लिया और ट्यूमर काफी कम हो गया। मिशेल की प्रतिक्रिया ने उसके डॉक्टरों को इतना उत्साहित कर दिया कि वे उसे फिर से सर्जरी के लिए ले जाना चाहते थे, ताकि ये देखा जा सके कि क्या वे ट्यूमर को हटा सकते हैं। इस बार सर्जन अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ ऑपरेशन रूम से बाहर आया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि वे ट्यूमर को पूरी तरह से निकालने में सक्षम थे। ऑन्कोलॉजिस्ट ने मिशेल के माता-पिता को बताया कि कीमो के प्रति उसकी प्रतिक्रिया इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। लेकिन मिशेल की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। डॉक्टर अभी भी चाहते थे कि वह बोन मैरो ट्रांसप्लांट से गुजरे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कैंसर का कोई भी सूक्ष्म प्रसार हटा दिया गया है। परिवार को एक और कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। उन्होंने सभी जानकारी पर ध्यानपूर्वक विचार किया जो वे एकत्र कर सकते थे, और फिर उस जानकारी के आधार पर मिशेल के पिता ने ऑन्कोलॉजिस्ट से कहा कि वे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सहमति देंगे। चिकित्सक केवल एक शर्त पर आगे बढ़ सकता था। मिशेल के माता-पिता ने जोर दिया कि वह बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान पोषण संबंधी पूरक आहार ले। पहले तो ऑन्कोलॉजिस्ट ने मना कर दिया। उनका मानना था कि पोषण संबंधी सप्लीमेंट उनके उपचार की प्रभावशीलता को अवरुद्ध कर देंगे। जब मिशेल के पिता ने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछा कि क्या उनके पास चिकित्सा साहित्य में कोई अध्ययन है जो उनकी चिंताओं का समर्थन करता है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन यह एक सैद्धांतिक चिंता है। फिर मिशेल के पिता, जो एक ER चिकित्सक भी थे, ने खुलासा किया कि वह रसायन निवारण और कैंसर। मिशेल अपने पिछले उपचार के दौरान सप्लीमेंट्स लेती रही थी। वह न केवल उपचारों से बच गई थी, बल्कि असाधारण अनुभव भी किया था। मिशेल के पिता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह और उनकी पत्नी इस बात पर जोर देते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान वह सप्लीमेंट्स लेती रहे।
ऑन्कोलॉजिस्ट ने ये सहमति जताई कि ऑन्कोलॉजी फार्माकोलॉजिस्ट मिशेल द्वारा ली जा रही सप्लीमेंट्स की जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दवाओं के साथ कोई टकराव तो नहीं है। फार्माकोलॉजिस्ट द्वारा गहन शोध के बाद सभी सहमत हुए कि मिशेल को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। प्रक्रिया कठिन थी, लेकिन वह बच गई और वह ठीक हो गई। वास्तव में ऑन्कोलॉजिस्ट ने माता पिता से कहा कि उसने कभी किसी बच्चे को ऐसी प्रक्रिया से इतनी जल्दी ठीक होते नहीं देखा। उनका कड़ा रुख प्रयास के लायक था। मिशेल और उसकी मां ने उन मुश्किल महीनों में कई बार प्रार्थना की कि जब वह 5 साल की हो जाए तो वह अपने दोस्तों के साथ किंडरगार्टन शुरू कर पाएगी। और मिशेल किंडरगार्टन के उस पहले दिन को पूरा करने के लिए काफी मजबूत थी। कैंसर का पहली बार पता चलने के बाद से 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। 7 साल की उम्र में मिशेल बाइक चलाने, रस्सी कूदने और फैशन और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताने में व्यस्त है। पोषण विज्ञान हमें कैंसर और कई अन्य अपक्षयी रोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई में सबसे बड़ी उम्मीद प्रदान करता है। वे न केवल कैंसर को रोकने में मदद करते हैं बल्कि पारंपरिक कीमो और विकिरण चिकित्सा को वास्तव में बढ़ा सकते हैं। शरीर की प्राकृतिक रक्षा का निर्माण करने की प्रक्रिया कैसे खराब हो सकती है? क्या चिकित्सकों को यह नहीं चाहिए कि उनके मरीज यथासंभव स्वस्थ रहें, क्योंकि कैंसर के उपचार से मरीजों को उनके जीवन में सबसे अधिक तनाव सहना पड़ सकता है। प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और उनके सहायक पोषक तत्व कई कारणों से आदर्श कीमो निवारक एजेंट हैं। कोशिका के डीएनए नाभिक को मुक्त कट्टरपंथी क्षति को सीमित करना और रोकना भी। शरीर को पहले से हुई किसी भी क्षति की मरम्मत के लिए आवश्यक उचित पोषक तत्व प्रदान करना सुरक्षित है और इन्हें जीवन भर लिया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल दवाओं में ये लाभ नहीं है। टैमोक्सिफेन, जो स्तन कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए दिखाया गया है, के बहुत गंभीर दुष्प्रभाव हैं। पोषण संबंधी दवा के बारे में आपके डॉक्टर को जो नहीं पता वह आपको मार सकता है। अपेक्षाकृत सस्ते हैं। रोकथाम के लिए मैं जिन पोषक तत्वों की सिफारिश करता हूं उनकी लागत प्रतिदिन $1 और $1.50 यूएस के बीच है। कैंसर के आगे बढ़ने के खिलाफ सर्वोत्तम बचाव प्रदान करना। कीमोथेरेपी और विकिरण से उत्पन्न ऑक्सीडेटिव तनाव से शरीर की रक्षा करना। कीमोथेरेपी और विकिरण की कैंसर से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। कैंसर की प्रतिकृति और वृद्धि को रोकना। कुछ मामलों में ट्यूमर प्रतिगमन का कारण बनते हुए दिखाया गया है। 24 हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पारंपरिक कैंसर उपचारों की प्रभावशीलता एक पठार पर पहुंच गई है। ऑन्कोलॉजिस्ट और विकिरण चिकित्सकों को अपने रोगियों में एंटीऑक्सीडेंट के उपयोग के बारे में अधिक खुले विचारों वाला होना चाहिए। जैसे जैसे शोधकर्ता इष्टतम स्तरों पर कई एंटीऑक्सीडेंट के उपयोग पर गंभीरता से विचार करते हैं, कैंसर की रोकथाम और उपचार में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। इस बीच वर्तमान में उपलब्ध शोध कीमो रोकथाम और कैंसर चिकित्सा के सभी चरणों में एंटीऑक्सीडेंट के उपयोग का समर्थन करता है।